Hello, a very warm welcome to my channel Priyanka Edu Advisor, and I am Priyanka Chauhan. Today we will study Class 7 Science, Chapter 6 Physical and Chemical Changes. Every day you come across many changes in your surroundings. डेली आप बहुत सारे चेंजेस आपकी सराउंडिंग्स में नोटिस करते होंगे या देखते होंगे. दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी मदर ने कभी आपको बोला कि शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर दो और टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक, सो यू आर मेकिंग अ चेंज by dissolving solid sugar in liquid water and dissolving it and making a solution of sugar solution. Now making a sugar solution is a change. Then similarly setting curd जब बनाते हैं, milk को curd में change करते हैं, that is also a change. Milk थोड़ा sometimes milk becomes sour, milk ख़राब हो जाता है, तो that is also a change. Souring of milk is a change. Stretched rubber band also represents a change. रबर बैंड को स्ट्रेच कर देते हैं तो वो भी एक तरह का चेंज है. उसकी शेप और साइज़ चेंज हो जाती है, बट दैट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. वापस अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो रबर वापस अपनी ओरिजिनल वैसी ही पोजीशन में आ जाता है, वैसी शेप में आ जाता है. तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस दैट यू नोटिस अराउंड यू. In this chapter, you will perform many activities, and by studying the nature of these changes broadly, the changes are of two kinds. First is the physical change and the second is the chemical change. Now you see this change. एक पेपर को पीसेस में कट कर लिया है, 4 पीसेस में पेपर को कट किया, फिर फर्दर इसको और 4 पीसेस में कट किया. क्या वापस पहले जैसा पेपर बना सकते हैं? पहले जैसा पेपर तो नहीं बना सकते, पर क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई? इसको बीच में से कट करने पे प्रॉपर्टीज़ तो इसकी सेम रही, वही पेपर ही रहेगा, और कुछ तो ये नहीं बना, इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं आया. इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, बट शेप इसकी चेंज हो गई है. यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट देयर इज़ अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर. अनदर एक्टिविटी, आपको चॉक डस्ट लेनी है, जो फ्लोर पे चॉक की जो डस्ट गिर जाती है, फिर उसको कलेक्ट करके, या फिर आपको एक चॉक का पीस लेना है, उसको थोड़ा सा क्रश करना है, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है और उसका एक पेस्ट बनाना है. पेस्ट बना के उसको वापस चॉक की शेप दे के रोल करके और उसके ड्राई करने के लिए रख देना है. तो क्या आपको वापस ऐसे चॉक मिल जाएगा? येस, अगेन यू विल गेट द चॉक फ्रॉम द चॉक डस्ट. इन द नेक्स्ट एक्टिविटी यू हैव टू टेक आइस इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक टम्बलर में आप थोड़ी सी आइस लेंगे, उसको सन में ले जाके रख देंगे. सन में ले जाके रखेंगे तो आइस मेल्ट हो जाएगी. मेल्ट होने पे आइस और वाटर का मिक्सचर आपको मिलेगा, धीरे धीरे वो पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर आप ये टम्बलर उठा के फ्रीजिंग, ये जो मिक्सचर है इसको फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे. प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट. नाउ डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? फिर से वो आइस बन जाएगी अगर आप इसको रख देंगे. नाउ टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस कोल्ड सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के ऊपर अगर आप वो टम्बलर रख देंगे तो वापस से सॉलिड बन जाएगी. जैसे आप फ्रीज़र में रख देंगे तो फिर से वो सॉलिड बन जाएगी आइस. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ बॉयल सम वाटर. वाटर को बॉयल करेंगे कंटेनर में, स्टीम निकलेगी, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. होल्ड अ इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर. नाउ ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ द पैन. डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर? आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखेंगी दूसरे पैन पे. जब वो वाटर वेपर बन के ऊपर एवापोरेट हो रहा होगा, उसके पास आप एक और पैन लगाएंगे और देखेंगे कि वो वाटर वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. तो ऑल दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस. ये चेंजेस वापस रिवर्सिबल हो रहे हैं, एक से दूसरी चेंज. इनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है. नाउ बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम. जब भी आप फायर के साथ या फ्लेम पे काम करेंगे तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. Now what you have to do here is hold a used hacksaw blade with a pair of tongs. Tongs से आपको उसको पकड़ना है. Keep the tip of the free end of the blade on the gas stove. ब्लेड का जो एंड है ये आपको गैस स्टोव पे रखना है और थोड़ी देर के लिए वेट करना है. जब वो चीज़ जलेगी, उसकी टिप ऑफ द कलर ऑफ द ब्लेड चेंज होगी. हाँ, वो चेंज हो जाएगा टिप ऑफ द कलर. आप किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो
उसका ओरिजिनल कलर, डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर? तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने देखी हैं, अ पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस, यू सॉ द पेपर, और आपने वाटर चेंज द स्टेट, ये वाली एक्टिविटी देखी, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम गैस टू लिक्विड, हैक्सॉ ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग। तो ऑल दीज चेंजेस, इन सब चेंजेस में क्या इंपॉर्टेंट है, दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसकी शेप, साइज, कलर और स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के स्टेट में, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी सब्सटेंस की। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज होता है तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। एंड अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है, जैसे वाटर से आइस बना सकते हैं और आइस से वापस वाटर बन सकता है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे चेंजेस में, फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जो पहले सब्सटेंस जैसा था वो वैसा ही रहता है, बस उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाते हैं, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बनता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लोहे में जंग लग जाना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज। आप सब ने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन ओपन और फॉर सम, ये देखिए ये वाले जो यहाँ पे ये आयरन आर्टिकल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इन सब में रस्ट लगी हुई है, इस पे रस्ट लगी हुई है। ये जितने भी आयरन आर्टिकल्स यहाँ पड़े हैं ये ब्राउन कलर के हो रहे हैं, इन सब पे रस्टिंग हो रही है। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन, आप ओपन में रख दीजिए, खुले में आयरन का एक टुकड़ा रख दीजिए, तो आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, ब्राउन कलर के सब्सटेंस की लेयर बन जाती है। इस सब्सटेंस को बोलते हैं रस्ट और इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। आयरन गेट्स जो होते हैं, पार्क्स के आयरन गेट्स या फिर आयरन बेंचेस जो गार्डन्स में रखी हुई होती हैं, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन अगर वो ओपन में रखा हुआ है तो उसमें रस्टिंग हुई हुई होती है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड, गार्डनिंग में जो यूज़ करते हैं टूल्स, उनमें भी रस्टिंग हुई हुई होती है। दे गेट एक्सपोज टू एयर एंड वाटर, तो रस्टिंग हो जाती है आयरन में। इन द किचन अ वेट आयरन तवा, a wet iron pan या तवा often gets rusted if left in that state for some time, तवे में भी रस्टिंग हो जाती है। तो रस्ट इज़ नॉट आयरन, रस्ट वो एक आयरन नहीं है, बट आयरन के ऊपर एक डिपॉजिट हो जाती है रस्ट की लेयर। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। नाउ लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। अब यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, रस्टिंग हो रही है, आयरन के ऊपर एक लेयर बन रही है और वो किसी और केमिकल की बन रही है, तो ये हो गया एक केमिकल चेंज। एक्टिविटी 6.6, दिस हैज़ टू बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय योर टीचर। नाउ इट इज़ डेंजरस टू लुक for long at the burning magnesium ribbon. This is burning magnesium ribbon. The teachers should advise children not to stare at the burning ribbon. ज़्यादा देर तक इस burning magnesium burning ribbon को नहीं देखना चाहिए. It is harmful for the eyes. इसमें क्या करना है? You have to get a small piece or thin strip of ribbon of magnesium. ये आपकी chemistry labs में होता है, magnesium का thin ribbon या strip. Clean its tip with a sandpaper. Bring the tip near a candle. This will be shown by your science teacher to you. It burns with a brilliant white flame. जब इसको burn करेंगे कैंडल से तो इसमें brilliant white flame निकलेगी, लाइट की तरह, white light. When it is completely burnt, जब ये पूरा burn हो जाएगा magnesium ribbon, तो it leaves behind a powdery ash. ऐश किसको कहते हैं? राख को कहते हैं। तो एक पाउडरी ऐश, राख उसमें मिलेगी जब ये पूरा बर्न हो जाएगा। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? जो पहले मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था, क्या उसके जैसा लगता है ये ऐश? नो, ये ऐश बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। इसका मतलब केमिकल चेंज हुआ है। यहाँ पे पहले मैग्नीशियम रिबन था, वो मैग्नीशियम रिबन अब वो किस में चेंज हो गया? वो ऐश में चेंज हो गया। तो यहाँ पे हुई है केमिकल चेंज। नाउ सी द रिएक्शन, मैग्नीशियम Mg plus oxygen O2, it becomes magnesium oxide MgO. ये MgO में कन्वर्ट हो गया है। दिस रिएक्शन यू हैव टू लर्न। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg एंड
oxygen is written magnesium Mg and it becomes magnesium oxide MgO. The equations here are different from those in the mathematics. Maths में जो आपकी equations होती हैं, साइंस में वो उन equations से ये केमिस्ट्री की equations बिल्कुल different होती हैं. Now you have to do collect the ash. आपको ash collect करनी है, उसमें थोड़ा सा water mix करना है और उसको stir करना है, mixture को एक aqueous solution बनाना है. Aqueous means liquid solution बनाना है. Now test the mixture with blue and the red litmus paper से आपको ये check करना है. तो यहाँ पे क्या रिएक्शंस हो रही है? पहले मैग्नीशियम आयरन के साथ बर्न कर रहा है और बना रहे हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है इसमें हमने थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया. मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया MgO प्लस वाटर, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस. दिस इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, वो एक नया सब्सटेंस था. अब वाटर में मिक्स करते ही एक और नया सब्सटेंस बन गया. क्या बोलेंगे हम इसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो अगेन अ केमिकल चेंज. हाइड्रोक्साइड बना है मतलब बेस बना है. अगर हम इसको लिटमस टेस्ट करेंगे तो रेड लिटमस पेपर ब्लू, बेस बना है तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. Magnesium hydroxide is a base and magnesium oxide is a new substance formed on the burning of the magnesium, and next another substance formed is magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. Now in the next activity that has to be demonstrated by the teacher, here you will study about copper sulfate. Copper sulfate होता है, इसको blue vitriol भी कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं नीला थोथा. तो कॉपर सल्फेट लेना है, उसको डिज़ोल्व करना है. ये आपकी टीचर आपको दिखाएंगी एक्सपेरिमेंट. हाफ अ कप ऑफ वाटर में अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व करना है ऐसे बीकर में. ये बीकर में कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व है तो कॉपर सल्फेट का ऐसा बहुत अच्छा सा ब्लू कलर आता है. तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ब्लू इन कलर. अब इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे इसमें, तो इसमें ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा हमें. Now save a small sample of the solution in a test tube or small glass bottle. Now drop a nail. अब इसके अंदर आपको एक नेल, आयरन की नेल डालनी है या फिर शेविंग ब्लेड. इसमें शेविंग ब्लेड शो करी हुई है तो इसमें शेविंग ब्लेड डाल दीजिए या फिर आयरन की नेल डाल के सॉल्यूशन को रख दीजिए फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे के लिए सॉल्यूशन को रख दीजिए और इसमें एक आयरन का कोई भी आर्टिकल, नेल या फिर ब्लेड डाल दीजिए. अब इसका कलर ऑब्जर्व कीजिए आफ्टर हाफ एन आवर. तो आफ्टर हाफ एन आवर यू विल सी द कलर चेंजेस टू ग्रीन. पहले ब्लू कलर का था और अब कलर हो गया है ग्रीन. ये कैसे ग्रीन कलर का हो गया? पहले ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, अब यहाँ पे आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया और ये जो ब्लेड निकालेंगे बाहर, इस ब्लेड के ऊपर छोटे छोटे कॉपर के पार्टिकल्स डिपॉजिट हुए हुए होंगे. तो इस सॉल्यूशन में से कॉपर अलग हो गया, कॉपर ब्लेड पे डिपॉजिट हो गया और ब्लेड में जो आयरन था वो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा. अब यहाँ पे पहले कुछ और था सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट था, अब आयरन सल्फेट बन गया, मतलब केमिकल चेंजेस हुए. तो दिस इज़ अ केमिकल चेंज. यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कंपेयर इट विद अ सैम्पल सॉल्यूशन. आपने पहले जो सेव किया था थोड़ा सा सॉल्यूशन ब्लू कलर का, उसके साथ आप कंपेयर करो. ये ग्रीन कलर का हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट. एक न्यू सब्सटेंस बन गया है. जब भी न्यू सब्सटेंस बनता है तो वो चेंज होता है केमिकल चेंज. तो ब्राउन डिपॉजिट जो आयरन के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर हुआ है, वो कॉपर डिपॉजिट हो गया है, वो एक नया another new substance. So we can write this reaction as, you have to learn all these reactions, you have to learn all the symbols and all these reactions. Copper sulfate solution blue plus iron, it becomes iron sulfate solution green in color, and plus copper is obtained, that is brown deposit. Now next activity is activity 6.8. take about of table teaspoonful of vinegar. vinegar लेना आपको, थोड़ा सा सिरका लेना है और उसमें थोड़ा सा एक पिंच बेकिंग सोडा ऐड करना है. टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा विनेगर लेंगे, विनेगर में एक पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे तो एक हिसिंग साउंड सुनेगी आपको. साउंड निकलेगा एकदम से और उसके साथ बबल्स दिखेंगे, गैस के बबल्स टेस्ट ट्यूब से बाहर की तरफ निकलेंगे. अब जब ये जो गैस निकली है, हिसिंग साउंड के साथ जो गैस निकलती है, ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड.
ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगी. विनेगर प्लस एसिटिक एसिड, सी द रिएक्शन. Learn this reaction. Vinegar is acetic acid plus baking soda. Its name is sodium hydrogen carbonate. It becomes carbon dioxide plus other substances. The reaction between carbon dioxide and lime water. ये सेटअप है. इस सेटअप में विनेगर और बेकिंग सोडा डाला, ऊपर से इसको क्लोज कर दिया और इसमें से एक ये जो पाइप के थ्रू इसको एक और टेस्ट ट्यूब में डाल इसको यहाँ तक लेके गए हैं और इसके अंदर है लाइम वाटर. अभी हमने पढ़ा है कि जब भी यहाँ रिएक्शन होगा विनेगर और बेकिंग सोडा का, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी विद अ हिसिंग साउंड एंड बबल्स. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एस्केप नहीं हो जाए, इसलिए यहाँ से ऊपर कॉक लगा दिया और कॉक यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड इस टेस्ट ट्यूब में एंटर करेगी और एंटर करते ही ये लाइम वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगी तो ये लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाएगा. तो दिस इज़ द टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड चेक करने का टेस्ट है. वेन एवर द गैस विच पास थ्रू द लाइम वाटर, if it turns milky in color, that means the gas is carbon dioxide. Carbon dioxide plus lime water is calcium hydroxide. It gives calcium carbonate. Calcium carbonate is white in color plus water. When carbon dioxide is passed through lime water, से ये पास होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और कैल्शियम वाटर लाइम वाटर को मिल्की कलर का बना देगा, वाइटिश कलर का बना देगा, मिल्क की तरह. द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज़ अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का. ये आप लोग हायर क्लासेस तक ये टेस्ट करेंगे. जब आप 11th-12th में भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, देन यू विल take it as a standard test for carbon dioxide. You will use it in chapter 10th also. जब आप टेस्ट करेंगे द एयर विच वी ब्रीद आउट. हम कौन सी एयर ब्रीद आउट करते हैं? जब हम एयर ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है. जब उस ब्रीद आउट एयर को हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगी. दैट मीन्स इट कन्फर्म्स कि जो हम एयर ब्रीद करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, जो ब्रीद आउट करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है. इन एक्टिविटी 6.6, 6.8 यू सॉ दैट इन ईच चेंज बहुत सारे नए सब्सटेंस बन रहे थे यहाँ पे. जैसे मैग्नीशियम को बर्न किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, फिर उसको वाटर के साथ मिक्स किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना. ऐसे ही कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब आयरन से कराई तो आयरन सल्फेट बना और कॉपर रिलीज हुआ. तो ऑल दीज आर द केमिकल चेंजेस. कॉपर भी डिपॉजिट हुआ था, शेविंग ब्लेड पे कॉपर के पार्टिकल्स भी डिपॉजिट हुए थे. नेक्स्ट एक्टिविटी विनेगर और बेकिंग सोडा की एक्टिविटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ने लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर दिया था. तो कैन यू नेम न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शंस? इन सब में न्यू सब्सटेंसेस बने और ये चेंज कैसा है? चेंज इज केमिकल चेंज. अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिस चेंज में, उस चेंज को कहते हैं केमिकल चेंज. एंड अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस. केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स. हमारी लाइफ में ये केमिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज केमिकल चेंजेस. जितनी भी नई चीज़ें बनती हैं वो इन केमिकल चेंजेस से ही बनती हैं. जैसे फूड जो डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक में, हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है वो एक केमिकल चेंज है. केमिकल्स की हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से फूड डाइजेस्ट होता है और उसका ब्रेक डाउन होता है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो पकते हैं ट्रीज़ पे, प्लांट्स पे जो फ्रूट्स पकते हैं वो एक केमिकल चेंज है. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स की फर्मेंटेशन होती है और उससे अल्कोहल बनती है. हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में पढ़ा था, ये आप क्लास 8th में पढ़ेंगे डिटेल में. फर्मेंटेशन, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एक्सेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस. ये सब केमिकल चेंजेस से होता है. मेडिसिन एंड अ मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन. मेडिसिन जो बनती हैं वो केमिकल रिएक्शन से बनती हैं. यूज़फुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, ये सब केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं. इंडीड एवरी न्यू मटेरियल, जो भी डिस्कवर होता है नया मटेरियल, दैट इज़ डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस पे पहले स्टडी करी जाती है, उनके चेंजेस देखे जाते हैं और फिर कोई नया सब्सटेंस बनाया जाता है.
We have seen that one or more new are produced in a chemical change. एक या एक से ज़्यादा नए substances chemical change में produce होते हैं, बनते हैं. In addition to new products, the following changes may accompany in a chemical change में और क्या क्या changes होते हैं new products के बनने के साथ साथ heat, light या कोई अदर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट में बी गिवन आउट ऑफ और एब्जॉर्ब. या तो ये बाहर निकलती है हीट लाइट या रेडिएशन, या फिर ये एब्जॉर्ब होती है. जैसे हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था तो उसमें से हीट और लाइट रिलीज हुई थी. कुछ रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब भी की जाती है. साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, जैसे हमने विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन देखी थी तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड साउंड के साथ रिलीज हुई थी. अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस. चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ. कई बार न्यू स्मेल भी आती है, जैसे कई बार हम टेस्ट करते हैं तो उसमें स्मेल से हम पता करते हैं कि कौन सा न्यू सब्सटेंस बना है. अ कलर चेंज में टेक प्लेस, जैसे लाइम वाटर मिल्की कलर चेंज हो गया था. अ गैस में भी फॉर्म्ड, न्यू गैस भी बन सकती है वहाँ पे. तो ऐसे बहुत सारे केमिकल चेंजेस में ये सब चेंजेस हो सकते हैं. Now let us look at some other examples. You saw that burning of magnesium is a chemical change. Yes, burning of coal, wood, leaves, ये सब chemical change है. किसी भी substance को हम burn करेंगे. The burning of any substance is a chemical change. किसी भी substance को जब हम burn करेंगे तो burn करने के बाद वो ash में convert हो जाएगा और वो है chemical change. और उसके साथ हीट रिलीज होगी. बर्निंग इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट. जब भी कोई चीज़ बर्न होगी तो उसके साथ हीट रिलीज होगी. एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज. फायरवर्क्स जो आप लोग क्रैकर्स पटाखे चलाते हैं, ये इसका जो एक्सप्लोजन होता है ये भी केमिकल चेंज है. एक्सप्लोजन में हीट, लाइट, साउंड सब प्रोड्यूस होता है. अनप्लेजेंट गैसेस भी रिलीज होती हैं जो पॉल्यूट करती है हमारे एटमॉस्फेयर को. That is why you are advised not to play with fireworks. इसलिए एडवाइस किया जाता है कि क्रैकर्स या फायरवर्क्स नहीं चलाने चाहिए. When food gets spoiled, it produces a foul smell. जब फूड ख़राब हो जाता है तो उसमें से एक स्मेल आने लग जाती है. तो क्या ये भी केमिकल चेंज है? Yes, it is also a chemical change. यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एप्पल. आप कई बार एप्पल को कट करके रख देते हैं और थोड़ी देर बाद खाते हैं तो उसके वो थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है. अगर आप उसी टाइम एप्पल को खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं तो वो ब्राउन कलर का नहीं होता. बट थोड़ी देर के लिए अगर एप्पल को रख देते हैं कट करके तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है. दिस इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज. वहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि एप्पल के अंदर जो आयरन होता है वो आयरन एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक आयरन का ऑक्साइड बना देता है जिसका कलर ब्राउन होता है. तो फ्रेश एप्पल उसको थोड़ी देर रख देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंजेस. स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल, इसको भी आप थोड़ी देर रख देंगे तो ये भी ब्राउन कलर का हो जाएगा. तो इनमें भी आयरन होता है, ये भी एटमॉस्फेयर की गैसेस से रिएक्ट करते हैं और कलर चेंज हो जाता है. द चेंज इन कलर इन दीज केसेस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है. कलर की चेंज से हमें पता चल रहा है कि यहाँ एक नया सब्सटेंस बन रहा है. Are not these changes chemical changes? Yes, these are also chemical changes. जो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी पहले लास्ट चैप्टर में. Is neutralization a chemical change? Yes, neutralization is also a chemical change. When acid reacts with base, it forms salt and water. A new substance is produced. A protective shield. You must have heard of the ozone layer in our atmosphere. हमारी एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होती है अर्थ के चारों तरफ. ये ओजोन लेयर का क्या काम होता है? ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर. ये अर्थ के चारों तरफ होती है और ये सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं अर्थ तक उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को नहीं पहुंचने देती, उसको ये ब्लॉक कर देती है. कमिंग फ्रॉम द सन, वंस ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन. Oxygen is different from ozone. Can we call the breaking down of ozone a chemical change? Is it a chemical change? If ultraviolet radiation were not absorbed by the ozone, अगर ये ultraviolet rays जो sun से आती हैं ये harmful radiations होती हैं, अगर ये ozone लेयर एब्जॉर्ब नहीं करती या ओजोन लेयर नहीं होती तो ये अर्थ तक पहुंचती ये रेज़ और फिर ये हमें हार्म पहुंचाती है. ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, सबको हार्म पहुंचाती है और इस ओजोन से बहुत तरह के कैंसर्स भी होते हैं ये रेडिएशंस अगर बॉडी में पहुंचती हैं. ओजोन एक्ट्स एज ए नेचुरल शील्ड
अगेंस्ट दिस रेडिएशन। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अर्थ से आने से रोकने का काम करती है ओजोन लेयर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का हमने इंट्रोडक्शन इसी चैप्टर में पढ़ लिया है, अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे। क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे। दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स। ये आयरन आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, आयरन आर्टिकल्स को उनको ख़राब कर देता है। आयरन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ब्रिज बनाने में, शिप्स, कार्स, ट्रक की बॉडीज़ और बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने में आयरन यूज़ होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है। आयरन का सिंबल होता है Fe, F कैपिटल लिखेंगे और E स्मॉल लिखेंगे। ऑक्सीजन इज रिटन एज O2, ऑक्सीजन एयर से होगा। आयरन आर्टिकल जैसे आपने उसको छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, तो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा। वाटर, मॉइस्चर भी तो एयर में प्रेजेंट होता है, तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रेनी सीजन में रस्टिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि वाटर एयर में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो रस्टिंग ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एयर में होती है और मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है, तो रस्टिंग जल्दी होती है रेनी सीजन में। इट बिकम्स रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3, इट इज़ आयरन ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न दिस रिएक्शन। So initially it was iron, now a new substance is formed, that is iron oxide. For rusting, the presence of both oxygen and water or water vapor is essential. तो रस्टिंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है और वाटर भी बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी है। रस्टिंग प्रोसेस में इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ऑक्सीजन और वाटर नहीं होगी तो आयरन में फिर रस्टिंग नहीं हो पाएगी। इनफैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज़ हाई, अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा एयर में, इसका मतलब ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो रस्टिंग भी फास्ट हो जाएगी। देन हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट हम तभी कर पाएंगे जब ऑक्सीजन या वाटर आयरन आर्टिकल्स के कांटेक्ट में ना आए, ये दोनों इसके कांटेक्ट में ना आए। तो इन दोनों के कांटेक्ट को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आयरन आर्टिकल्स पे पेंट कर सकते हैं। कोट ऑफ पेंट और ग्रीस कर देंगे। जब हम उस पर पेंट कर देंगे किसी आयरन के आर्टिकल पे, करते हैं हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा आयरन आर्टिकल्स पे पेंट किया जाता है। पेंट करने से क्या है, जो रस्टिंग है वो नहीं होती, ये एक बैरियर की तरह काम करता है आयरन और एटमॉस्फेयर के बीच में। तो इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली अप्लाई करना चाहिए इन कोट्स को। अगर ये उतर जाती है कोटिंग तो वापस से पेंट कर देना चाहिए। ऑलवेज अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक और आयरन। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड में हम कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक मेटल की लेयर डिपॉजिट कर सकते हैं। किसकी लेयर, जैसे क्रोमियम, जिंक, आयरन के ऊपर इनकी लेयर्स डिपॉजिट कर देंगे। तो अगर लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, क्योंकि इनमें रस्टिंग नहीं हो सकती, क्रोमियम और जिंक में, और आयरन सेफ रहेगा। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अगर आयरन के किसी भी आर्टिकल के ऊपर जिंक की एक लेयर डिपॉजिट कर दी जाती है, उसके ऊपर लगा दी जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। Now Paheli is saying, oh, that is why my friend Rita is always complaining about iron articles rusting so fast. She lives near the coast. वो बीच के पास रहती है, समुद्र के पास रहती है, तो वहाँ पे मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एयर में, तो वहाँ पे रस्टिंग की जो रेट है दैट वुड बी फास्टर, वहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा होती है। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हमारे घर में वो आयरन पाइप्स जो लगाए जाते हैं जिनसे वाटर कैरी करते हैं, उनमें गैल्वेनाइजेशन की जाती है, उन पे जिंक की कोटिंग की जाती है जिससे उस पर रस्टिंग नहीं हो। यू नो दैट शिप्स आर मेड अप ऑफ आयरन, शिप्स आयरन से बनी हुई होती हैं और उनका नीचे का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो वाटर के अंदर रहता है, और जो पार्ट अबव रहता है उस पर भी वाटर की ड्रॉप्स तो उस पर भी आती हैं। तो शिप का जो आउटर सरफेस है वो बहुत जल्दी ख़राब होता है, रस्टिंग बहुत होती है। और सॉल्ट वाटर है, तो सॉल्ट वाटर में तो और ज़्यादा रस्टिंग ज़्यादा होती है। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। तो शिप्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और ऑलमोस्ट फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग
इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, उन पे पेंट कर दिया जाता है, फिर भी रस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, शिप्स का सरफेस ख़राब होता है। Stainless steel is made iron with carbon and metals like chromium, nickel and manganese. स्टेनलेस स्टील जिसके हम लोग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, तो वो स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग नहीं होती। वो किसको मिक्स करके बनाया जाता है? आयरन। आयरन में कार्बन और कुछ मेटल्स मिक्स किए जाते हैं लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज, एंड इट डज नॉट रस्ट। स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग नहीं होती। नाउ so much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. ये हमने अभी पढ़ा था कि शिप में रस्टिंग होती है, तो शिप का बहुत सारा पार्ट हर साल रिप्लेस किया जाता है, तो इससे बहुत लॉस भी होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इज क्रिस्टलाइजेशन। क्लास 6th में आपने ये पढ़ा है, यू हैव लर्न द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर को जब इवेपोरेट किया जाता है तो उसमें सॉल्ट वाटर जब इवेपोरेट हो जाता है तो सॉल्ट बाकी रह जाता है सी वाटर में। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर, वो प्योर नहीं होता है, एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली उनकी शेप्स हम देख नहीं सकते, क्रिस्टल की फॉर्म में वो हमें मिल जाता है। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी formed from their solutions. Now the process is called crystallization. ये हम activity से समझेंगे. It is an example of physical change to be performed in the presence of the teacher. Use only dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid आपको use करना है. Be careful while boiling water. क्योंकि एसिड्स होते हैं, इनसे जल जाते हैं, हमारी स्किन को जला देती हैं, तो लैब में जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं तो वी हैव टू यूज़ इट वेरी केयरफुली. Take a cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. Take a cup full of water, उसमें कुछ drops dilute sulfuric acid की add करेंगे. Then heat the water. When it starts boiling, add copper sulfate powder. जब ये boil हो जाए तो हम इसमें copper sulfate powder डालेंगे जो ये blue color का होगा. And we will slowly stir it. Continuously हम इसको हिलाते रहेंगे. ग्लास रॉड होती है, ग्लास रॉड इसमें डिप करेंगे, इस ग्लास रॉड से इसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहेंगे, और इसमें और कॉपर सल्फेट पाउडर हम ऐड करते रहेंगे जब तक कि इसमें और ज़्यादा पाउडर डिज़ोल्व नहीं हो सके। मतलब इसका एक हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, तब तक हम इसको स्टिर करते रहेंगे और उसमें कॉपर सल्फेट डालते रहेंगे पाउडर, जब तक कि वाटर में वो डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। अब इसके बाद हम इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद आप इसको कूल करने के लिए रख देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन, इसको एक ही जगह पे रख देना है कूलिंग के लिए। जब हम कुछ टाइम बाद देखेंगे तो हम देखेंगे कि क्रिस्टल्स नीचे कॉपर सल्फेट के आगे डिपॉजिट हो गए। इफ़ नॉट वेट फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए वेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्रिस्टल्स नीचे डिपॉजिट हो गए हैं, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स यहाँ पे बन गए हैं छोटे छोटे। Now you have learnt about physical and the chemical changes. यहाँ पे हमने physical और chemical changes पढ़े हैं. Now try to identify changes that you observe around you. अब आपके आसपास जितने भी changes होते हैं, now you will find out whether it is a physical change or a chemical change, क्योंकि हमारे आसपास बहुत changes हमारी surroundings में होते रहते हैं. Now you can easily identify which is a physical change or which is a chemical change. Changes are of two types, physical change and chemical change. Physical changes are changes in the physical properties में changes होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। जैसे रबर बैंड है, उसको स्ट्रेच किया और छोड़ दिया तो वापस वो एक रबर बैंड बन जाएगा। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनते हैं और जो पहले सब्सटेंस था वो किसी और में चेंज हो जाता है। अब वो पहले वाला सब्सटेंस हम वापस से ऑब्टेन नहीं कर सकते। सम सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ प्योर स्टेट। अगर हमें प्योर फॉर्म में किसी सब्सटेंस को ऑब्टेन करना है उनके सॉल्यूशन से, तो इस मेथड को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। पहले उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर उसको कूल करने के लिए रख देंगे, देन वी विल ऑब्टेन crystals of that substance. Now I hope the video is helpful to you. If you do like the video, please give a thumbs up, like the video, share it with your friends and subscribe to the channel and press the bell button so that whenever I upload the video you get the notification
and you may watch the video. So see you in the next video. Till then, bye bye, take care, and thank you so much.